हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलेश जायसवाल और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनके जंक्शन 8024 में आपका स्वागत है। तो आज लेकर आया हूं मैं क्लास 11th का चैप्टर 5th, जो कि काफी इंटरेस्टेड चैप्टर है, क्योंकि ऐसा कोई भी कार्य नहीं होता जिसके कारण हम बिना गति करे कर सके। ठीक है, तो चैप्टर 5th का जो नाम है वो गति के नियम। अब गति के नियम जो कि चैप्टर 5th है, इसमें कौन कौन से टॉपिक किस किस के बारे में पढ़ेंगे, उन सभी को पहले हम आपको बता देते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक रहेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स रहेंगे। इन पॉइंट्स को आप बारी बारी से देखते जाएंगे और देखते हैं। शुरुआत करते हैं। इसका जो टॉपिक है पहला, कि बल की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। पहला जो टॉपिक रहेगा बल की अवधारणा। इसके बाद जड़त्व, इनर्शिया बोलते हैं। जड़त्व क्या है? जड़त्व के बाद संवेग, न्यूटन के गति के नियम, उसमें प्रथम, द्वितीय व तृतीय नियम, ये तीनों रहेंगे। इसके बाद आवेग, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का निगमन, रैखिक संवेग संरक्षण का नियम और इनके अनुप्रयोग और संगामी बलों का संतुलन। तो ये टॉपिक हैं आपके चैप्टर 5th में। इन टॉपिक्स को हम बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं। बल क्या है, बल किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे ये बल जो है तो कार्य करते हैं, इन सब के बारे में बारी बारी से देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक हम ले लेते हैं फोर्स। बल क्या है? बल का हमारे जीवन में और हर किसी के जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा योगदान है। उसी तरह से बल का जो है तो गति में भी बहुत योगदान, यानी हम बल से किस किस चीज को किस टाइप से प्रभावित कर सकते हैं, उन सभी कार्यों में बल का उपयोग होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि बल होता क्या। तो बल की डेफिनेशन अगर बात करते हैं तो बल डेफिनेशन तो बाद में बताते हैं, उसके पहले आप ये समझ लीजिए। बल नॉर्मल सी भाषा है, अगर बल लगाते हैं तो किसी भी वस्तु में क्या हो जाएगा, या तो उसका स्थिति बदल जाएगी, आकार बदल सकता है। तो ये कह सकते हैं कि बल एक प्रकार का धक्का है। हम किसी को धक्का दे देते हैं तो ये भी बल है, किसी को खींचते हैं तो ये भी बल है। तो इस तरह से बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है, जिससे किसी भी वस्तु का क्या बदल जाए, स्थिति, आकार, आयतन, यानी किसी भी तरह का अगर परिवर्तन हो रहा है, उसके आकार, आयतन, प्रभाव हो रहा है कोई ना कोई, वो कहलाता है बल। ठीक है, तो बल की जो डेफिनेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी कि बल एक प्रकार का धक्का व खिंचाव होता है जो किसी भी वस्तु के आकार, आयतन या उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दे। ठीक है, तो बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव। तो बल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कांटेक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, जिसको संस्पर्श बल बोलते हैं। पहला हो गया। दूसरा हो गया असंस्पर्श, नॉन कांटेक्ट। ये कांटेक्ट फोर्स है और ये नॉन कांटेक्ट। जैसा कि नेम ही है उसी के अनुसार ये कार्य करेगा। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट यानी संस्पर्श बल क्या होता है, जब कोई वस्तु आसपास स्पर्श करती हुई हो, उस समय जो बल लगेगा वो संस्पर्श बल कहलाएगा, कांटेक्ट फोर्स। अगर दो वस्तु एक साथ एक ही जगह पर स्थित हो और क्या करती, स्पर्श करती हुई हो, एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, तो वहां पर जो बल लगेगा वो संस्पर्श बल कहलाएगा। ये जो बल होते हैं, संस्पर्श बल जो है प्रत्यानयन बल, घर्षण बल,
प्रतिक्रिया बल, तो इस तरह की ये जो 2-3 प्रकार के बल हैं, ये विदाउट कांटेक्ट फोर्स इस पे अप्लाई नहीं हो सकता। यानी प्रत्यानयन बल, घर्षण बल या प्रतिक्रिया बल, तो ये सभी जब तक एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में नहीं होगी तब तक ये बल कार्यरत नहीं होते हैं, ये बल कार्य नहीं करते। तो ये था पहले टाइप का, ये सारे बल किसमें आ जाते हैं, संस्पर्श बल कहलाता है। दूसरा जो है असंस्पर्श बल यानी नॉन कांटेक्ट फोर्स, जो नॉन कांटेक्ट मतलब दूर ही रहकर भी वो कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, वो असंस्पर्श बल कहलाते हैं। इसके उदाहरण में जैसा आ गया कौन सा, चुंबकीय बल, दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा विद्युत बल, ठीक है। तो इस प्रकार की ये जो बल होते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स कहलाते हैं, ये दूर रहकर भी प्रभावशाली होते हैं, ठीक है। जो दूर रहकर भी प्रभावी हो, अपना बल दिखा सके, वो कहलाते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। और जो एक दूसरे के सापेक्ष एक ही स्थान पर स्पर्श करते हुए उत्पन्न होते हैं, वो कहलाते हैं स्पर्श बल या संस्पर्श बल या कांटेक्ट बल, ठीक है। तो ये हो गया बल और बल के ये प्रकार, ठीक है। तो अब इसकी जो है तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, बल से ये होता क्या है, प्रभाव क्या होगा। तो बल से पहला प्रभाव तो ये होगा, बल के प्रभाव, पहला, किसी वस्तु के आकार या आयतन में क्या कर दें, परिवर्तन कर दें। अब हमारे पास यहाँ पे जैसे ये बॉटल है, ठीक है। अब ये बॉटल है, अगर हम इस पे क्या लगाएं, फोर्स लगाते हैं, तो इस फोर्स को जैसे अप्लाई करते हैं तो इसके आकार, जैसे ये हमने फोर्स लगाना क्या किया, तो इसका रूप क्या हुआ, कुरूप हो गया, बदल गया। तो इस तरह से इसके आकार व आयतन में क्या हो जा रहा है, परिवर्तन हो जा रहा है। तो ये कह देंगे कि यहां पर फोर्स अप्लाई हुआ, ठीक है। तो आकार, आयतन, स्थिति, या ये वस्तु यहां पर है, हमने इसको थोड़ा सा बल लगाया तो ये कहां गया, गिर जाएगा, गति कर जाएगा, वो कहलाएगा क्या, कि उस पर बल जो है तो उस पर कार्य किया है। दूसरा जो है, दूसरा लिख सकते हैं, किसी चलती हुई वस्तु को रोकना। अगर कोई साइकिल सवार गति कर रहा है तो हम उसको बल लगाकर ही रोक सकते हैं, या साइकिल सवार खुद ही अगर रोक रहा है तो ब्रेक लगाता है, तो ब्रेक में बल लगाता है जिसके कारण वो रुकती है। तो इस तरह से किसी चलती हुई वस्तु को यानी गतिमान वस्तु को क्या करना, रोकना। तो यहां पर ये प्रभाव हो गया बल का। इसके बाद तीसरा, गतिमान वस्तु को अभी रोक लिए, अब रुकी हुई वस्तु को जो विराम में हो, खड़ी हुई हो, उसको अगर हम बल या धक्का लगाकर क्या कर रहे हैं, गति दे रहे हैं, वो कहलाएगा क्या, तो वहां पर भी फोर्स अप्लाई हुआ। तो रुकी हुई वस्तु को हम गति में लाएंगे तो वहां पर भी क्या कहलाएगा, वो विराम की वस्तु को गति में लाना, ठीक है। तो इस तरह से ये बल के प्रभाव है, यानी उसके आकार, आयतन, मोशन मतलब स्थिति, किस तरह से कई सारे परिवर्तन हो सकते हैं, वो सब बल के कारण ही होते हैं, ठीक है। तो बल का जो मात्रक होता है बेटा, वो होता है, बल का मात्रक दो होते हैं। एक एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है, बल का मात्रक एसआई, और सीजीएस जो होता है वो डाइन होता है, ठीक है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन तथा सीजीएस मात्रक होता है डाइन। तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन,
ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है हरदम कि 1 न्यूटन बल कितने डाइन के बराबर होता है। तो 1 न्यूटन जो बल होता है वो 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, यानी बल किसे कहते हैं, बल के प्रभाव, बल के प्रकार और इसका मात्रक और ये कार्य कैसे करता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, दूसरा टॉपिक इनर्शिया, जिसको कहते हैं जड़त्व। तो सेकेंड टॉपिक बताया कि क्या लेते हैं, जड़त्व लेते हैं, जिसको इंग्लिश में इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, जड़त्व क्या है समझिएगा। जैसे कि अभी फोर्स के बारे में बताए हैं, तो फोर्स के बाद जो है दूसरा जो गुण आता है किसी वस्तु के अंदर प्रॉपर्टी जो आती है, उसको हम बताने के लिए इनर्शिया का यूज करेंगे। जड़त्व क्या हुआ, तो इन सब के साथ साथ बेटा आप सभी लोग वीडियो जरूर पूरा देखें। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में भी, यानी 2 से 3 घंटे जो है तो टाइम इस पे खर्च करना पड़ता है। तो अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो कृपया आप लोग भी पूरा वीडियो देखें, और आपकी क्लास में अगर जो बच्चे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आपस में डिस्कशन करें, और कहीं भी अगर डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ भी सकते हैं, कोई भी डाउट अगर आता है। तो डाउट क्लियर करने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें, और उससे रिलेटेड जो है तो थोड़ा सा बुक में अगर रीड करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में एकदम फीड हो जाएगा, कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जड़त्व क्या है, इनर्शिया क्या है, किसी वस्तु के अंदर, किसी वस्तु, मान लेते हैं कोई वस्तु है, ठीक है, तो अगर ये कोई वस्तु है, ये स्वतः है अपनी स्थिति, यानी गति करने में, लुढ़कने में, ऊपर जाने में, नीचे आने में, यानी किसी भी तरह से ये काबिल नहीं है, यानी असमर्थ। ठीक है, यानी किसी वस्तु के अंदर उपस्थित वह गुण जो अपनी स्थिति को बदलने के लायक नहीं है, बदलने हेतु काबिल नहीं है, तो वस्तु का वो गुण क्या कहलाएगा, जड़त्व कहलाएगा, इनर्शिया कहलाएगा। एक बार फिर से सुनिएगा, किसी वस्तु के अंदर उपस्थित वह गुण जो अपनी स्वयं अपनी स्थिति को नहीं बदल सकता, वही वस्तु का वो गुण क्या कहलाएगा, इनर्शिया कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी पुस्तक के अनुसार कि किसी वस्तु के अंदर जड़त्व वह माप है जो अपनी स्वयं स्थिति परिवर्तनशील नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो न्यूटन का प्रथम नियम है वो एक तरह से क्या है, जड़त्व ही है। ठीक है, क्योंकि न्यूटन का पहला नियम में यही कहा जाता है कि कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहना चाहती है, और गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहती है। वहां पर भी दूसरा, अगर जब तक बाह्य बल नहीं लगाया जा रहा तब तक वो अपनी स्थिति बदलने में समर्थ नहीं है। उसी तरह से ये जड़त्व भी है कि अपनी प्रारंभिक स्थिति को बदलने में नाकाम रहती है। अगर जिस कंडीशन में है वो उसी कंडीशन में लगातार जो है तो बने रहने की कोशिश करती है। अगर स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहना चाहती है, और गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहना चाहती है। तो वस्तु का यही गुण क्या कहलाएगा, जड़त्व कहलाएगा। ठीक है, अब जड़त्व की प्रकार, जड़त्व मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है विराम का जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व, तीसरा दिशा का जड़त्व। ठीक है, तो हम जो है विराम का जड़त्व और गति के जड़त्व के बारे में पढ़ेंगे। दिशा का जड़त्व भी तीसरा प्रकार होता है, लेकिन सिलेबस में नहीं दिया हुआ, तो दिशा का जड़त्व के बारे में हम उदाहरण से समझा देंगे, लेकिन इसके बारे में डिटेल नहीं करेंगे। फिर भी तो जड़त्व क्या हुआ इसका मीन समझ में आ गया। अब जड़त्व के प्रकार, पहला जैसे विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व मतलब कोई वस्तु क्या है, स्थिर है, रुकी हुई है, अब उसको
गति में लाना चाह रहे हैं तो गति में नहीं आना चाह रही है, वो विराम में ही रुकना चाह रही है, यानी पहली प्रारंभिक अवस्था में ही रहने की कोशिश करती है, तो उस वस्तु का प्रारंभिक स्थिति में यानी विराम अवस्था में ही रहना क्या कहलाएगा? विराम का जड़त्व। विराम का मतलब क्या हुआ? वह वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती है। तो पहला क्या हो गया? विराम का जड़त्व, कि कोई भी वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो विरामावस्था में ही रहना पसंद करती है, तो वस्तु का वह जड़त्व क्या कहलाएगा? विराम का जड़त्व कहलाएगा। ठीक है, इसका उदाहरण जैसे अगर कोई पेड़ है, पेड़ से फल का गिरना, अगर हम पेड़ की शाखा को हिलाते हैं तो उससे फल क्या होते हैं? बाहर टूट के गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कि पेड़ की शाखा क्या होती है, जब हम उसको हिलाते हैं तो पेड़ की शाखा क्या होती है? हिलती है, लेकिन जो फल उस पे लगे हैं वो क्या रहते हैं? विराम अवस्था में रहते हैं, और वो विराम अवस्था में ही रहने की कोशिश करते हैं, तो दूसरी अवस्था का विरोध करते हैं, जिसके कारण वो क्या हो जाते हैं? टूटकर गिर जाते हैं। ठीक है, पहला उदाहरण हो गया। दूसरा, अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, ठीक है, अब अचानक से वो क्या होती है? चल देती है। जैसे हम बस की बात करते हैं, मोटरसाइकिल की बात करते हैं, अगर वो बस रुकी हुई है, उसमें जो यात्री बैठे हैं, अब बस अचानक से आगे की ओर जब चलती है तो जो उसमें बैठे होते यात्री होते हैं वो पीछे की ओर क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। इसका कारण भी क्या है? कि जो व्यक्ति थे, यात्री थे, वो विराम अवस्था में थे, लेकिन जैसे बस क्या हो गई? गति में आना आई, तो दूसरी अवस्था क्या कर रही है? उसका विरोध कर रही है, जिसके कारण वो पीछे की ओर गिर रहे हैं, वो कहलाता है विराम का जड़त्व। ठीक है, इसके कई सारे उदाहरण हैं, जैसे कंबल या मोटे गद्दे को छड़ी से पीटते हैं तो उसके धूल जो है तो बाहर निकल जाते हैं। इसका कारण भी सब विराम का जड़त्व ही है, विराम के जड़त्व के कारण ये सब होते हैं। दूसरा, गति का जड़त्व। तो गति का जड़त्व क्या होता है? जब कोई वस्तु गति कर रही हो, अब उसको हम क्या कर रहे हैं? दूसरी स्थिति में रोक रहे हैं, यानी विराम में लाने की कोशिश करते हैं, तो दूसरी अवस्था का क्या करे? वो विरोध करे, वो कहलाता है गति का जड़त्व। ठीक है, अगर कोई वस्तु क्या है? गति अवस्था में है, गत्यावस्था में है, लेकिन हम उसको विराम में लाना चाह रहे हैं, तो विराम में आने का वो क्या करे? मना करे, यानी उसका विरोध करे, तो वो कहलाएगा गति का जड़त्व। यही कंडीशन लेते हैं कि जब मान लीजिए रोड में ब्रेकर मिलता है, अगर बस चल रही है और ब्रेकर मिला तो क्या होती है? रोड में बस ब्रेकर को पार करने से पहले क्या करती है? ब्रेक मारती है। तो जब ब्रेक मारते हैं तो वो क्या होती है? अचानक से गति क्या हो जाती है? धीरे हो जाती है, जिसके कारण जो व्यक्ति बैठे होते हैं, यात्री, वो आगे की ओर क्या हो जाते हैं? झुक जाते हैं। तो ये कहलाता है गति का जड़त्व। ठीक है, तो गति की जड़त्व में क्या होती है? वो दूसरी अवस्था का यानी गत्यावस्था का क्या करता है? विरोध करता है, गत्यावस्था में ही चलने की कोशिश करता है, विराम में आने का विरोध करता है, जिसके कारण ये क्या होता है? उसका जो उदाहरण हो जाएगा वो गति के जड़त्व का हो जाएगा। और भी कई सारे उदाहरण हैं। और उदाहरण लेते गति का जड़त्व। अगर चलती हुई गाड़ी से कोई व्यक्ति या चलती हुई ट्रेन से कोई व्यक्ति उतरता है तो उसको ट्रेन की या गाड़ी की ही दिशा में थोड़ा सा दौड़ लगाना पड़ता है। क्यों? अगर दौड़ नहीं लगाएंगे, यानी वो विराम में आने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। ठीक है, तो कभी भी आप लोग कोशिश नहीं करिएगा, लेकिन बता रहे हैं कि ऐसा होता है कि गति का जड़त्व मतलब विराम अवस्था में तुरंत अगर आने की कोशिश करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएंगे? आप गिर जाएंगे। इसलिए जो चलती हुई बस से जो सवारी उतरते हैं, चलती हुई ट्रेन से जो उतरते हैं, तो वो क्या होते हैं? उसके साथ साथ थोड़ा सा क्या करते हैं? दौड़ते हैं, यानी उस गति को धीरे धीरे क्या करते हैं? कम करते हैं। तो वहां पर दूसरी अवस्था का विरोध होता है, जिसके कारण वहां पर वो व्यक्ति क्या होता है? गिर जाता है। ये गति के जड़त्व। दिशा का जड़त्व क्या होता है? दिशा का जड़त्व भी, ये दिशा का जड़त्व आपको अधिकतम वृत्ति गति में मिलेगा। वृत्ति पथ पर अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो जैसे ही उस वस्तु को हम छोड़ते हैं, मतलब एक सिरा, जैसे हमने क्या ले लिया था कि एक रस्सी ले लिए, अब रस्सी के सहारे जो है तो उसमें बीच में, रस्सी के बीच में एक पत्थर फंसा लिए और उस रस्सी को दोनों सिरे को क्या करते हैं? घुमाते हैं, वृत्ति पथ पर गति कराते हैं। फिर एक सिरा जो है तो रस्सी का छोड़ देते हैं, तो जो पत्थर है वो किसी एक दिशा में ऐसा दूर तक गति करेगा। हमने क्या किया था? दोनों सिरे को क्या करता कि ऐसा जो है तो बांधा हुआ था। ठीक है, अब इस वृत्ति पथ पर क्या कर रहा था? उसको गति करा रहा था।
गलती पथ पर, तो पत्थर जिस दिशा पर भी, यहाँ पर भी छोड़ा जाएगा, इस दिशा पर छोड़ा जाएगा तो इसके लंबवत ये गति करेगा, यहाँ पर अगर छोड़ा जाएगा तो ऐसा गति करेगा। तो इस तरह से ये दिशा जो होती है, दिशा का जड़त्व के अंतर्गत आता है। दूसरा और उदाहरण ले लेते हैं, वृत्ति पथ पर। वृत्ति पथ पर मतलब मोड़ में जब घुमावदार सड़क होती है, आप देखे होंगे कि वहां पर जब बस मुड़ती है तो बस जिस दिशा में मुड़ती है, जिस केंद्र की ओर मुड़ती है, व्यक्ति उसके अपोजिट साइड में क्या होते हैं, गिरते हैं। ऐसा अगर बस इधर मुड़ रही है तो व्यक्ति जो सवारी होती है वो पीछे की ओर मतलब दाईं ओर मुड़ेगी, गिरेगी, या दाईं ओर अगर मुड़ रही है तो उसमें जो बैठे हुए सवारी हैं वो बाईं ओर क्या होते हैं, झुकते हैं। तो इस तरह से ये तीसरा क्या होता है, दिशा का जड़त्व। यानी जिस दिशा में जा रहा है उससे दूसरी दिशा में जाने का क्या करता है, विरोध करता है। तो ये कहलाता है दिशा का जड़त्व। ठीक है, तो ये 2-3 उदाहरण दे दिए हैं, और भी कई सारे उदाहरण हैं इससे रिलेटेड। जो भी आपकी और भी बातें अगर समझ में नहीं आती हैं, कहीं पर भी डाउट होता है तो उसको आप मुझे टेक्स्ट मैसेज में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसके बारे में अगर पढ़ेंगे तो जरूर समझ में आएगा। फिर देखते हैं।